यह मेरी जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। जब मैं लगभग 5 साल का था, हमारे गांव में एक मशहूर ज्योतिषी आया। उसने मेरा हाथ देखकर कहा, यह लड़का बड़ा होकर लोगों के मन की बात एक नजर में समझ जाएगा। इसे नाम, दौलत और इज्जत सब मिलेगी। उसकी बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मुझे कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि भविष्य का महान इंसान समझने लगे। मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और कमाई मेरी पढ़ाई पर लगा दी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन मैं परिवार का नाम रोशन करूंगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। स्कूल में मेरी अंग्रेजी और गणित हमेशा बहुत कमजोर रही। हर परीक्षा में मेरे अंक 60 से भी कम आते थे। माँ बाप ने मुझे तरह तरह की दवाइयाँ और टॉनिक भी दिलाए, लेकिन पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार मैं सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ सका। मेरी माँ अक्सर गुस्से में उस ज्योतिषी को झूठा कहती थीं और कहती थीं कि उसने हमारे परिवार को झूठी उम्मीदें दी थीं। इसके बाद गांव के दूसरे लड़कों की तरह मैं भी काम की तलाश में शहर चला गया। वहाँ मेरी बड़ी बहन और जीजाजी की एक छोटी सी फ्राइड राइस नूडल्स की दुकान थी। मैं वहीं काम करने लगा। मेरा काम था बड़े लोहे के कड़ाहे में नूडल्स बनाना। सुबह से लेकर देर रात तक लगातार आग के सामने खड़े होकर खाना बनाना आसान नहीं था। सितंबर का महीना था, लेकिन रात में भी गर्मी इतनी होती थी कि ऐसा लगता था जैसे भट्ठी के सामने खड़े हों। उस रात दुकान पर बहुत भीड़ थी। जीजाजी ने जोर से आवाज लगाई, शियाओमिन, अब तुम संभालो। मेरी बाहें पहले से ही दर्द कर रही थीं। फिर भी मैंने कड़ाही उठा ली। मैंने उसमें तेल डाला, फिर नूडल्स, नमक, सॉस, लहसुन, काली मिर्च और लाल मिर्च डालकर तेजी से चलाने लगा। मैं नूडल्स को हवा में उछालता और फिर वापस कड़ाही में पकड़ लेता। ग्राहक इसे देखकर खुश हो जाते थे, क्योंकि यह किसी करतब जैसा लगता था। लेकिन अचानक मेरी बाहों ने जवाब दे दिया। भारी कड़ाही मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। गरम नूडल्स, सब्जियां और मसाले चारों तरफ फैल गए। दुकान में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ा। मेरे जीजाजी ने बिना समय गवाए दूसरी कड़ाही उठाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोले, निकम्मे, अगर काम नहीं होता तो आराम कर लिया करो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाया करो। मेरी बहन ने भी नाराज होकर मुझे घूरा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप दुकान से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उस रात मैं बिस्तर पर अकेला बैठा था। मेरी बाहों में तेज दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द मेरे दिल में था। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहूंगा और डांट ही सुनता रहूंगा? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। गुस्से में अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मेरी बाहों में इतना दर्द था कि उन्हें उठाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि किसी ने मेरी हालत नहीं समझी। मैंने सोचा शायद बहन या जीजाजी मेरे पास आएंगे और पूछेंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं देर तक इंतजार करता रहा। बाहर दुकान का काम चलता रहा। ग्राहकों की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। रात के लगभग 1 बज चुके थे। आखिर दुकान भी बंद हो गई, लेकिन फिर भी कोई मेरे कमरे में नहीं आया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा तो कोई और मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। गुस्से में मैंने पास रखा तकिया उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तभी मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। कुछ दिन पहले मैं उसे कबाड़ की दुकान से उठा लाया था। किताब का नाम था बिजनेस के सुनहरे आइडिया। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने किताब पढ़नी शुरू कर दी। किताब में एक कहानी लिखी थी। उसमें बताया गया था कि एक आदमी कबाड़ का तांबा और पीतल बेचकर ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा था। फिर उसने वही धातु पिघलाकर भगवान की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका छोटा सा कारोबार बहुत बड़ा बन गया। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैं अचानक बिस्तर से उठ बैठा और बोला, मिल गया। यही तरीका है। मैंने तय किया कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिससे मेरी बहन और जीजाजी खुद दुकान बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। अगले ही दिन मैंने इंटरनेट पर एक छोटी सी बुद्ध भगवान की मूर्ति का सांचा मंगवा लिया। वह लगभग 1 सिक्के जितना बड़ा था। कुछ दिनों बाद सांचा मेरे पास पहुंच गया। उस रात जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे,
मैं चुपचाप उठा। मैंने एक हथौड़ा और जरूरी सामान लिया और घर के पास खड़े एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गया। मैंने बहुत सावधानी से पेड़ के तने पर काम शुरू किया। मेरा इरादा ऐसा था कि कुछ महीनों बाद पेड़ पर ऐसा लगे जैसे उसके अंदर से अपने आप भगवान बुद्ध की मूर्ति उग आई हो। इसके बाद कई महीनों तक मैं हर रात चुपके से उस पेड़ के पास जाता रहा। मैं एक सिरिंज में पौधों के लिए पोषक घोल भरकर पेड़ में डालता था ताकि वह हिस्सा जल्दी बढ़े और मेरी योजना सफल हो जाए। एक महीना बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं हर रात जाकर देखता कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। आखिरकार अगले साल वसंत ऋतु में वह सांचा अपने आप अलग हो गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो पेड़ के तने पर भगवान बुद्ध की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी योजना का असली खेल शुरू होने वाला है। अगले साल मार्च का महीना आया। उसी समय हमारी दुकान के बगल वाली कबाड़ की दुकान बंद हो गई। मुझे लगा कि अब मेरी योजना को पूरा करने का यही सही समय है। एक दिन मैंने जानबूझकर अपनी बहन से कहा, चल थोड़ा बैडमिंटन खेलते हैं। असल में मैंने पहले ही एक शटलकॉक उस पेड़ की शाखाओं में छिपा दिया था जहां भगवान बुद्ध की आकृति बनी हुई थी। हम दोनों खेल रहे थे। कुछ देर बाद मैंने जानबूझकर शटलकॉक उसी पेड़ की तरफ मार दिया। मेरी बहन बोली, जाकर ले आओ। मैं सीढ़ी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मैंने जानबूझकर डरने का नाटक किया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। बहन घबराकर बोली, क्या हुआ? मैंने डरने का अभिनय करते हुए कहा, ऊपर पेड़ पर कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति पेड़ के अंदर से निकली हो। मेरी बात सुनकर बहन को यकीन नहीं हुआ। वह खुद सीढ़ी पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पेड़ की शाखाओं के बीच देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सचमुच पेड़ के तने पर भगवान बुद्ध की सुंदर आकृति बनी हुई थी। वह तुरंत नीचे उतर आई और बोली, यह कैसे हो सकता है? पेड़ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति। मैंने मौका देखकर कहा, लगता है भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं। बहन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा संकेत? मैंने कहा, सोचो, हमारी दुकान के बगल वाली कबाड़ की दुकान सालों से ठीक से नहीं चल रही थी। शायद भगवान वहाँ गंदगी और कबाड़ देखकर नाराज थे। अगर हम उस दुकान को खरीद लें, उसे साफ करें और अपनी नूडल्स की दुकान को बड़ा कर दें, तो शायद भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा कारोबार भी खूब चलेगा। मेरी बात सुनकर बहन सोच में पड़ गई। मैंने फिर कहा, अगर हमने देर कर दी और किसी दूसरे ने वह दुकान खरीद ली तो वह भी नूडल्स की दुकान खोल सकता है, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। यह सुनते ही बहन घबरा गई। उसने तुरंत मेरे जीजाजी को बुलाया और पूरी बात बता दी। जीजाजी भी पेड़ के पास गए। भगवान बुद्ध की आकृति देखकर वे भी हैरान रह गए। कुछ देर सोचने के बाद बहन बोली, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले किसी बड़े गुरु या फेंग शुई जानने वाले व्यक्ति से सलाह लेते हैं। अगर वे भी कहेंगे कि दुकान बढ़ानी चाहिए, तभी हम फैसला करेंगे। मैंने मन ही मन मुस्कुराया। मेरी योजना का पहला कदम पूरी तरह सफल हो चुका था। अब सब कुछ उस मशहूर गुरु की बात पर निर्भर था, जिससे मिलने हम अगले दिन जाने वाले थे। अगली सुबह मैं उस मशहूर फेंग शुई गुरु से मिलने निकल पड़ा। वह हमारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसके बताए उपाय से कई लोगों की किस्मत बदल गई थी। मैं कई बार उसकी हवेली के सामने से गुजरा था, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके घर के बाहर बड़ा सा आंगन था और मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का सुंदर फाटक लगा था। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा सोचता रहा। मन में डर था कि अगर गुरु ने पेड़ वाली मूर्ति का सच समझ लिया तो मेरी पूरी योजना यहीं खत्म हो जाएगी।